गाइस, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा पार्ट 2। जैसा कि हमने कल तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाओं में पार्ट 1 पढ़ लिया है। अगर आप इस वीडियो को रैंडमली देख रहे हैं तो आप जाके सर्च कर सकते हैं, तो वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। और उससे पहले ज़रा 20 सेकंड्स दीजिए मुझे, क्योंकि कुछ बच्चे जिन्हें यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है 2021 में, तो आप नोट्स ले सकते हैं। आईएएस पॉइंट टीम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही है। 149 रुपीज़ में ये नोट्स आपको मिलेगा। इसमें 250 प्लस पीडीएफ्स हैं जो कि बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक है। यानी मान लीजिए अगर संधि का टॉपिक है तो उस टॉपिक पे एक पीडीएफ है, सो दैट आपको रिविज़न करने में काफ़ी आसानी रहेगी। और इसके लिए अगर आपको मतलब चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9455527233, ठीक है। सो थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। आई नो सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है इस टाइम, बहुत ज़्यादा मतलब ये जो सेकेंड वेव है काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। सो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, बी पॉजिटिव। और ये ना जो कोरोना वाले व्हाट्सएप मैसेजेस अफवाहों के रूप में आ रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, उन्हें बिना देखे आप डिलीट कीजिए, क्योंकि आपको अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। तो इन नेगेटिविटी को थोड़ा सा दूर आपको करना होगा। हाँ, न्यूज़ रिलेटेड चीज़ों को आप पढ़ लीजिए, लेकिन जो फेक चीज़ें आ रही हैं, लोग बॉडीज़ की वीडियो बना के भेज रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है ना। किसी का दिन ऐसे ख़राब करना, क्या फ़ायदा होगा उससे? फिर आदमी का माइंड डिस्टर्ब होगा। तो फिर उन चीज़ों को इग्नोर कीजिए, डिलीट कर दीजिए, ग्रुप से लेफ़्ट हो जाइए, छोड़ दीजिए सब कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था थोक व्यापार क्या होता है। आज हम लोग कल हम लोगों ने पढ़ा था थोक व्यापार क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे परिवहन क्या होता है, ठीक है। तो परिवहन का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट एवं एक्सपोर्ट। किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने की क्रिया को ही परिवहन कहते हैं। और अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? दूरी पे डिपेंड करेगा। यदि दूरी कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि लागत कम लगेगी, ठीक है, और टाइम भी कम लगेगा। लेकिन यदि दूरी ज़्यादा है तो हमारा पूंजी जो है वो भी ज़्यादा लगेगी और टाइम टेकन भी काफ़ी ज़्यादा वो होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। जाल तंत्र और पहुंच जैसे कि परिवहन जो व्यवस्थाएं हैं वो विकसित होती हैं ना, तो क्या होता है, मान लीजिए अगर आपको कोई काम करना हो, ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं, तो आप ये कहते हैं ना कि यहाँ जाते जाते मैं ये कार्य भी कर लूँगा, ये कार्य भी कर लूँगा, वो कार्य भी करता आऊँगा। तो ये क्या है? आखिर उन रास्तों का जाल बना हुआ है, तभी तो आप एक साथ जाते हुए एक रास्ते में कई सारे कार्यों को कर लेते हैं। तो यही एक जाल तंत्र और पहुँच को बताता है। और योजक क्या है? प्रत्येक सड़क जो कि दो नोडों को जोड़ती है उसे योजक कहते हैं। परिवहन को कई सारे कारक प्रभावित करते हैं, जैसे कि मांग हो गई। अब मान लीजिए कि यहाँ पे यूपी की बात करते हैं, वहाँ पे 90 करोड़ लोग हैं, ठीक है। अब 90 करोड़ लोग हैं तो 90 करोड़ वेरिएशंस होंगे, मतलब कि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट पसंद होगी। किसी को कोई फ्रूट चाहिए, किसी को कोई चीज़ चाहिए, तो वहाँ पे मांग बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर 5 करोड़ लोगों को भी कोई एक चीज़ चाहिए तो प्रॉफिट होगा ना उस चीज़ का। अगर मान लीजिए 5 करोड़ लोगों को भी लेस चिप्स चाहिए, उसका ग्रीन लव फ्लेवर चाहिए, ठीक है, तो उसमें उनका प्रॉफिट होगा उस कंपनी का। तो मांग क्या हुई? इंक्रीज़ हुई। तो वो उस चीज़ को वहाँ पर परिवहन यानी कि एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें उससे प्रॉफिट लेना होगा। तो मांग पे निर्भर करता है। दूसरा है संचार। संचार क्या होता है? अब किसी भी माध्यम का उपयोग करके, चाहे हम लिख के, चाहे बोल के, या फिर किसी वीडियो के माध्यम से, यदि हम कोई भी चीज़ें, कोई भी संदेश हो गया, कोई भी बात हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, तो उसे संचार कहते हैं। संचार में कई सारी चीज़ों का उपयोग होता है, जैसे रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, दूरभाष यानी कि टेलीफोन, स्मार्टफोन्स इत्यादि। लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं कि ज़रूरी तो नहीं है कि स्मार्टफोन सभी के पास है। अगर 135 करोड़ लोग हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि 35 करोड़ लोगों के पास नहीं होगा स्मार्टफोन, तो वो इन चीज़ों से कनेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन ये चीज़ें किस चीज़ पे निर्भर करती हैं? आपके ख़रीदने की क्षमता पे निर्भर करती हैं। यदि आप इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं तो ये चीज़ें आपकी हैं, आप अगर नहीं कर सकते हैं तो ये आपकी नहीं है, ठीक है। ये सेवाएं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ही है। ऐसी कोई सरकारी सेवा तो है नहीं कि ये सरकारी स्कूल है सारे बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, नहीं, ये एक प्राइवेट स्कूल है, समझ जाइए। जो अफोर्ड कर सकता है, जो एडमिशन ले सकता है, जो चीज़ों को ख़रीद सकता है, वो ही आ जाके यूज़ करता है।
लेकिन टेक्नोलॉजी विकसित होने के कारण बहुत आसानी भी हुई है। जैसे पहले क्या होता था, अगर आपको कोई संदेश भेजना हुआ तो आप पत्र लिख के भेजते थे। मान लीजिए कोई मर गया, आपको उन्हें बुलाना है कि हाँ ये मर गए, आपने पत्र भेजा, अब वो 13-14 दिन बाद पहुंचा। या मान लीजिए किसी की तबीयत ख़राब है, तब आपने पत्र भेजा कि हाँ ये मर गए हैं। अब वो इतने टाइम लग जाते थे उन लेटर्स को पहुंचने में, फिर उन्हें पता चलेगा, फिर वो वहाँ से आएंगे, क्योंकि परिवहन भी जैसे हेलीकॉप्टर, ट्रेन, ये सब भी बहुत ज़्यादा विकसित नहीं थे, तो उन्हें आने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। तो पता चला जब तक वो पहुंचते थे तब तक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। तो काफ़ी सारी घटनाएं घट जाती थी और लोग मतलब बहुत जल्दी एक दूसरे से कम्युनिकेट और कनेक्ट नहीं हो पाते थे। लेकिन अब क्या होता है कि आपने तुरंत मैसेज किया या तुरंत कॉल कर दिया, तो फिर 1 मिनट में ही आप किसी से बात कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आगे चलते हैं, इसी लाइन में, इसी रो में आगे पढ़ते हैं। तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न लोग। आज अधिकांश लोग जो है वो सेवा कर्मी हैं। सेवाएं सभी समाज में उपलब्ध होती हैं, ओके, और 75% से अधिक लोग सेवा के कर्मों में ही संलग्न हैं। कुछ चयनित उदाहरण लेते हैं हम तृतीय क्रियाकलापों की, ठीक है। जैसे पर्यटन, मान लीजिए पर्यटन एक तृतीय क्रियाकलाप है। पर्यटन क्या होता है आप सभी जानते हैं, घूमने फिरने लोग आते हैं तो उन्हें पर्यटन कहते हैं। और पर्यटन किस चीज़ पे निर्भर करता है, आइए जानते हैं कि पर्यटन को कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। तो इसमें भी सबसे पहला कारक होगा मांग होगा। मांग अर्थात कि उस जगह की कितनी, मतलब वो जगह कितना ज़्यादा फेमस है, ठीक है। जैसे हमने आपसे कहा कि आप बिहार घूमने आ जाइए या फिर आप जम्मू कश्मीर के हिल स्टेशन चले जाइए, तो आप क्या चूज़ करेंगे बताइए? हिल स्टेशन चूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हाँ वहाँ स्नोफॉल मिलेगा, फ़ोटोज़ खींच सकते हैं, बर्फ़ दिखेगी। लेकिन बिहार में ऐसा क्या दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो फिर आपको क्या चीज़ अट्रैक्ट करेगी? अट्रैक्शन ऑफ वे क्या है? वहाँ का स्नोफॉल है, वहाँ की नदियाँ हैं, वहाँ का प्यारा सा अच्छा सा मौसम है, वहाँ की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। ये सारी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। तो मांग पहले हमने देख लिया। अब हम आते हैं परिवहन पे। अगर हम कहें कि आपको कहीं घूमने जाना है तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? एकदम ऐसे दूर दराज एक ऐसे सूखे गांव में जहाँ आपको बैलगाड़ी भी नहीं मिलने वाली, आपको चल के जाना है, या फिर ऐसी जगह जहाँ आपको ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे से मिल जाएगी? ऑब्वियस सी बात है आप वहीं जाना चाहेंगे जहाँ आपको ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से मिल जाए, होटल वगैरह, खाने पीने की फैसिलिटी हो, दुकान वगैरह आसानी से मिल जाए, ताकि आपको अगर कोई ज़रूरत हो तो वो तुरंत पूरी हो सके। क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उस जगह को जानते नहीं होंगे। तो जब हम किसी जगह को नहीं जानते तो हम सोचते हैं वहाँ सुविधाएँ तो एटलीस्ट हों कि हम चीज़ों को यूज़ करके किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे। पर अगर ऐसी कोई बंजर जगह छोड़ दी जाए आपको, जहाँ पे कोई सुविधा भी ना हो, ना दूर दराज में हॉस्पिटल हो कहीं, ना कोई टेलीफोन की व्यवस्था हो, ना नेटवर्क ही हो, तो फिर आप कैसे रहेंगे वहाँ पे? नहीं रह सकते। पर्यटन आकर्षण। अब पर्यटन के आकर्षण के कई और कारक भी होते हैं, जैसे कि जलवायु। अगर आपको कहा जाए चाहे ठंडी हो या गर्मी, अगर जम्मू कश्मीर के स्नोफॉल में घूमने की बात की जाए ना, तो 97% लोग तो हामी भर ही देंगे, क्योंकि सबको वहाँ का जलवायु यानी कि वहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और भूदृश्य की बात करें, भूदृश्य मीन सिनेरियो, वहाँ की सीनरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत जैसे लोग कहते हैं ना, फ़ोटो खींचने के लिए बैकग्राउंड बहुत सुंदर सा होना चाहिए। अब एक ऐसी जगह जो आपके घर के पास ही, एक नॉर्मल सी बिल्डिंग के सामने हम फ़ोटो खिंचवाने को कहें, और एक नाव हो, गंगा नदी का बहता पानी हो, पीछे सूर्य उग रहा हो, वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने की बात कहें तो कहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा? समझ गए आप? तो भूदृश्य भी कहीं ना कहीं निर्भर करता है। आगे है इतिहास व कला। किसी भी क्षेत्र की कला की तरफ भी तो हम अट्रैक्ट होते हैं ना। जैसे जम्मू कश्मीर में हम जाते हैं तो वहाँ के शॉल्स कितने ज़्यादा फेमस हैं, कि वहाँ के जो ऊनी वस्त्र हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, उन पर मतलब क्वालिटी उनकी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होती है। केसर हो गया वहाँ का, वैष्णो देवी का मंदिर हो गया, बहुत सी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। वाइल ऐसी जगह जहाँ पे कोई कढ़ाई वढ़ाई, जैसे अगर बनारस आपको आना हो तो आपको क्या चीज़ें अट्रैक्ट करेगी? बनारस का सिल्क अट्रैक्ट करेगा, बनारस के घाट अट्रैक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको लगेंगी कि हाँ ये वहाँ की संस्कृति है, वहाँ की इतिहास है, वहाँ के घाट वहाँ के इतिहास को दर्शाते हैं। वहाँ के घाटों की जो भी आकृतियाँ और कलाकृतियाँ हैं, ये सारी चीज़ें, वहाँ पे बरसों से होने वाली पूजा पाठ, वहाँ का धर्म, हर गली में मिलने वाला मंदिर और इतनी सारी गलियाँ, ये सारी चीज़ें वहाँ के इतिहास और संस्कृति और कला को दर्शाती हैं। तो ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है।
आगे चलते हैं। भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं। संयुक्त राज्य अमेरिका से उपचार के लिए 55,000 रोगी भारत आए थे। संयुक्त राज्य स्वास्थ्य सेवा तंत्र के अंतर्गत प्रतिवर्ष होने वाले लाखों शल्य कर्मियों की तुलना में यह संख्या बहुत कम है। भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बनकर उभरा है। यानी कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है, जैसे कि जो मेडिकल हेल्थ सेक्टर है उसमें हम बाहर के लोगों को भी अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, एक टाइप की गुड न्यूज़ की बात है ये। आगे चलते हैं चिकित्सा पर्यटन, और यही चिकित्सा पर्यटन कहलाता है जब दूर दराज से लोग यहाँ पे चिकित्सकीय परामर्श लेने आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि यूएस से काफ़ी ज़्यादा लोग बनारस में संस्कृत भाषा सीखने आते हैं, और हम लोग संस्कृत जानते भी नहीं हैं, हम लोग को पढ़ना अच्छा भी नहीं लगता संस्कृत ना, बस जो मजबूरी में पढ़ लिया था 5th तक 6th तक वही हमने पढ़ा है, उसके आगे हम उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते। और दूसरे देशों के लोग उसे स्पेशली सीखने के लिए यहाँ पे आते हैं, 10 to 12 ईयर्स यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे स्पेशल कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे केवल संस्कृत भाषा पढ़ाई एवं सिखाई जाती है। तो ऐसी चीज़ें भी लोगों को पर्यटन के लिए अट्रैक्ट करती हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप, कोपहैगन और न्यूयॉर्क में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा चिकित्सकीय प्रतिलेख बताते हैं, ये सभी लोग सेवा सेक्टर के उस प्रभाग में कार्य करते हैं जो कि ज्ञानोन्मुखी है। इस सेक्टर को चतुर्थ व पंचम क्रियाकलापों में विभक्त किया जा सकता है। चतुर्थ क्रियाकलापों में कुछ निम्नलिखित हैं, जैसे कि सूचना का संग्रहण करना, उत्पादन व प्रकीर्णन अथवा सूचना का उत्पादन करना। चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान यानी कि रिसर्च हो गया, इन सब चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। चतुर्थ सेक्टर आर्थिक वृद्धि के आधार के रूप में तृतीयक सेक्टर के साथ चतुर्थ सेक्टर ने सभी प्राथमिक व द्वितीयक रोजगारों को काफ़ी ज़्यादा प्रतिस्थापित किया है तथा इससे काफ़ी ज़्यादा सेवाओं की मांग में वृद्धि भी हुई है, जैसे कार्यालय भवनों, प्रारंभिक विद्यालयों, विश्वविद्यालय कक्षाओं, अस्पतालों, रंगमंचों इत्यादि इस वर्ग की सेवाओं से संबंध रखते हैं। आगे चलते हैं। पंचम क्रियाकलाप उच्च स्तर के निर्णय लेने तथा नीतियों में रखा जाता है। ठीक है, अब आइए जानते हैं बाह्य स्रोतन क्या होता है। बाह्य स्रोतन अथवा ठेका देना, ये दक्षता को सुधारने व लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण को कार्य सौंपना कहलाता है। ये तो आप जानते ही होंगे कि ज़मीन या घर बनवाने के लिए लोग अक्सर कहते हैं कि किस पे दे देना चाहिए, ठेके पे दे देना चाहिए। तो उससे क्या होता है, देखिए आप अलग अलग मज़दूरों को लेकर आएंगे, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो कई सारे मज़दूरों से कांटेक्ट करते हैं। मान लीजिए उन्होंने 200 और 300 मज़दूरों से कांटेक्ट कर लिया और फिर वो कहेंगे कि आपको निश्चित समय में कार्य पूरा करना है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें चीज़ों को ऑर्डर वाइज करवाया जाता है, यानी उसमें एक आदमी होता है जो निरीक्षण करता है प्रॉपर तौर से। यदि आप कहीं से मज़दूर ला के काम करवाते हैं तो आपको निरीक्षण करना पड़ेगा, लेकिन यदि आप ठेके पे दे देते हैं तो आप टेंशन फ्री हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ निरीक्षण करने के लिए एक व्यक्ति है, उसने कहा है कि आप इतने काम में काम करेंगे तो ही आपको पैसे मिलेंगे, नहीं तो आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। और वहाँ एक निश्चित पैसा होता है, तो प्रॉफिट भी हम मतलब जो हम लोग हैं जो अपना कार्य करवाना चाहते हैं उन्हें भी प्रॉफिट होता है और मज़दूरों को भी प्रॉफिट होता है। आइए आगे चलते हैं। अंकीय विभाजक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों को वितरण पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित किया जाता है। देश में विस्तृत आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। निर्णायक कारक यह है कि कोई देश कितनी शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुँचा, यानी किसी भी देश का विकास कहीं ना कहीं इस बात पे भी तो निर्भर करता है ना कि उस देश में किसी भी सूचना को किस तरीके से लोगों के सामने व्यक्त किया जाता है और उस देश के लोग किस तरीके से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। यानी मान लीजिए अगर हम कहें कि हाँ हमारे यहाँ युद्ध होने वाला है,
ठीक है, हमने कह दिया अपने देशवासियों से कि युद्ध होने वाला है। अब उन्होंने इस चीज़ को कितना लाइटली तौर पे लिया, मतलब ज़रूरी नहीं है कि एकदम हल्की में ही ले लिया, मतलब इस तरीके से लिया कि ठीक है युद्ध होने वाला है, हम पहले बातचीत करके सुलझाने की कोशिश करते हैं। अगर वो ऐसा कहते हैं तो ये चीज़ें क्या रिलेट करती हैं, ये चीज़ें क्या बताती हैं कि वो जो लोग हैं वो एजुकेटेड हैं, बहुत ही विवेकी हैं, उन लोगों को समझ है, उनके अंदर पेशेंस है, प्रिजर्वेंस है, जो कि बताता है कि हाँ ये देश जो है विकास करेगा, भले देर से लेकिन करेगा। लेकिन अगर यही किसी देश में कहा जाए कि आज युद्ध होने वाला है और सब लाठी डंडा लेके लड़ने के लिए तैयार हो गए, तो ये क्या बताता है कि वहाँ के लोगों में पेशेंस नहीं है, वो बस लड़ के मार काट के ही जीना चाहते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा जनसंख्या और जब विकास के साथ जीना हो, जब हम ग्रुपिंग में जीते हैं ना, तो सिंपल सी बात है कि हमें पेशेंस रखना होगा। चाहे आप ग्रुपिंग में रहें चाहे आप अकेले रहें, आपको पेशेंस तो रखना ही होगा, क्योंकि लाइफ में यदि पेशेंस ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हर इंसान, पृथ्वी का कण कण, पूरे संसार का कण कण पेशेंस रखता ही है, चाहे वो बीज पेड़ बनने के लिए पेशेंस रखता हो या ग्रह, किसी भी ग्रह को ले लीजिए, पृथ्वी हो, सैटर्न हो, मून हो, सब दिन भर चक्कर लगाते हैं, यानी कि वो निरंतर कार्य करते हैं, बिना थके हुए कार्य करते हैं, और इतने सालों हज़ारों वर्षों से वो कार्य करते आ रहे हैं। कौन सी चीज़ है जो कार्य नहीं करती, बताइए? मिट्टी का अपक्षय होना, पेड़ों का बड़ा होना, छोटा होना, उनके पत्तों का झड़ना, नए पत्तों का आना, फलों का बनना, बीज का बनना, हर चीज़ पृथ्वी या नेचर या प्रकृति में उपस्थित हर एक कण कार्य करता है, तभी वो जीवित है। तो ये कभी भी कि अगर ये इंसान कार्य नहीं कर रहा है, ये इंसान फोकस नहीं है अपनी चीज़ों को लेकर, तो हम भी नहीं रहते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, ये मत सोचिए। क्योंकि पृथ्वी में जितनी भी चीज़ों ने महानता हासिल की है, हम कहते हैं ना ये ग्रह है, ये बहुत ज़रूरी है, ये नेचर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये नदियाँ हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। जिस भी चीज़ के ऊपर जिम्मेदारी होती है उसे कार्य करना होता है। ओके, तो कुछ वर्ड्स के साथ आई एम सॉरी, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया आप लोगों का। सो अब हम ये क्लास स्टॉप करते हैं, कल हम आगे से कंटिन्यू करेंगे, कल हम आगे न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।